आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं सचिन और लेकर के आए हैं ये पब्लिक है सब जानती है। दरअसल ममता बनर्जी ने एक बयान देकर के सबको चौंका दिया। पिछले कुछ सालों से आरएसएस पर वो तीखे हमले करती रही, आरएसएस पर आग उगलती रही। वहीं अचानक उनका मन बदल गया, अब आरएसएस की वो तारीफ कर रही हैं। हालांकि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा अब भी खोला हुआ है, लेकिन आरएसएस की तारीफ की। ममता ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि आरएसएस में अच्छे लोग हैं जो बीजेपी से वाकफियत नहीं रखते। अब ममता ऐसा किन मजबूरियों के चलते कर रही हैं, इसके बारे में तो पब्लिक सब जानती है, इसलिए सवाल उठना तो लाजमी था। और जैसे ही ममता बनर्जी ने यह बयान दिया, उसके बाद मानो राजनीतिक भूचाल आ गया। ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी में उनके सबसे करीबी नेता अभिषेक बनर्जी से आज ईडी ने पूछताछ की है। क्या महज संयोग है? अभिषेक पर कोयला घोटाले का आरोप है, एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन ममता ने कुछ अलग ही खेला किया। उन्होंने ये बयान देकर के सबको चौंका दिया और आरएसएस की तारीफ कर दी। सबसे पहले ये बयान सुनिए। सब मालिकকেই থ্রেট করে আর একটা করে লোক গিয়ে আরএসএস এর নাম করে আরএসএস এত খারাপ ছিল না এবং এত খারাপ বলে আমি বিশ্বাস করি না। এখন ওদের মধ্যে কিছু ভদ্রলোক আছে যারা বিজেপিকে এইভাবে করে না সাপোর্ট, তারাও একদিন বাদ ভাঙবে। तो वो दिन जरूर आएगा जब वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से इत्तेफाक, बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं है, संघ में अच्छे लोग हैं। अब संघ को खुश करके ममता जो है किस तरफ इशारा करना चाहती है। वही ममता के बयान पर उनके साथी तो भड़के ही, वही उनके राजनीतिक विरोधी भी भड़क गए। असदुद्दीन ओवैसी ने ममता पर निशाना साधा तो सीपीआईएम ने दीदी को संघ का ही प्रोडक्ट बता दिया। आपको सुनवाते हैं ममता पर गुस्सा, उनके साथियों और विरोधियों का रिएक्शन। हम ममता बनर्जी को बोलना चाह रहे हैं कि कब तक आप भारत के और बंगाल के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकेंगी। आप आरएसएस का जो मेंबर होता है, जो सुबह में ओथ लेता है, वो ममता बनर्जी पढ़ के सुनाए। हाँ, ये अलग बात है कि जनियोदारू एक हो रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर ये क्या बात है? आरएसएस को आप तारीफ कर रहे हैं और फिर मुसलमानों को बोलते हैं कि भाजपा को रोकने वोट दो। कि आरएसएस भाजपा में फर्क है कोई? ममता जी देश की वरिष्ठ नेता हैं, वो समय समय पर अपने विचारों को बदलती रहती हैं, लिहाजा उनके पहले वक्तव्य ठीक हैं या अब के वक्तव्य ठीक हैं, उस पर सभी को फैसला करना होगा। मुझको लगता है संघ और भाजपा को अलग अलग देखने की कवायद कई बार पहले भी हुई। वो बचपने में हम कहानी पढ़ते थे ना कि फलाने की आत्मा किसी तोते में है, जो तोता कहीं पहाड़ पे है। तो ये जो पहाड़ पर तोता है ना, ये आरएसएस है, और जो नीचे है ना व्यक्ति, ये सब व्यक्तियों का समूह, वो भाजपा है। तो उस तोते से भाजपा को अलग नहीं कर सकते। अब एक बार आपको ये दिखाते हैं कि ममता का वो बयान जो कोलकाता में 16 सितंबर 2017 का है। अब इसमें वो आरएसएस से बहुत खफा नजर आ रही है। পুজো শান্তিতে অতিবাহিত হবে। আরএসএস মার্কা আর বজরং দল মার্কা আর বিএইচপি মার্কা কয়েকটা লোক যদি মনে করেন আমাদের শান্তি কেড়ে নেবেন, বাংলার সংস্কৃতিকে আঘাত আনবেন, তাদের আমি পরিষ্কার বলে যাই, আগুন নিয়ে খেলবেন না। ভালো থাকুন, আপনারাও ভালো থাকুন, ভালো করে পুজো কাটান। अब जो कभी ममता के साथी थे वो ये पूछ रहे हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना इस तरह से कोई स्टैंड नहीं बदलता। अभिषेक बनर्जी, जैसे कि हमने आपको कहा, टीएमसी के सबसे वरिष्ठ नेता और कहीं ना कहीं टीएमसी चलाते हैं, वो उनके ऊपर केस चल रहा है। और भी तमाम टीएमसी के लोग हैं जो कि फिलहाल जो है ईडी के घेरे में है, सीबीआई की जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर के क्या उस तरफ भी ये इशारा कर रहा है? हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो हम आपको बता दें। डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपीआई से। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मानव, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ओवैसी को इसमें नजर आ रहा है कि भैया ऐसा है कि आपने आरएसएस की तारीफ कर दी, आरएसएस तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, ये अचानक क्या हो गया? दूसरी तरफ लेफ्ट भी आप पर निशाना साध रहा है कि देखिए टीएमसी तो पहले से हम कहते रहे हैं कि वो आरएसएस का ही प्रोडक्ट है, और कांग्रेस भी कह रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये अचानक कैसे हृदय परिवर्तन हो गया ममता? सर, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को हमारा नमन है। और जहां तक हमारी नेत्री ने कहा है, उन्होंने क्या कहा कि आरएसएस इतनी बुरी नहीं थी और इतने लोग भी आरएसएस में इतने बुरे नहीं है जितनी बुरी आज बीजेपी होगी।
कंपैरिजन चार्ट देखिए सर, कोई हृदय परिवर्तन नहीं है सर, हम सब भारतीय हैं और भारत की अखंडता, भारत की स्वतंत्रता, भारत में हर वर्ग को सम्मान मिले, हर धर्म का सम्मान हो, हम हमेशा यही चाहते हैं और हम इसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जहां तक बात है बीजेपी हो हल्ला करती है सर, इनको हो हल्ला करना है। और आज के डेट में जो माने बीजेपी है, ये सच में बीजेपी है कि मोदी शासन है, बीजेपी चिंतन कर ले। बहुत सारे बीजेपी के नेतागण हैं जो बीजेपी से समन्वय नहीं रखते, आज के वर्तमान बीजेपी से समन्वय नहीं रखते। बहुत समय ऐसा भी रहा है जब आरएसएस के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें ऐसे करी हैं जो कि बीजेपी के जो श्रेष्ठ नेतृत्व है, जो प्रमुख प्रचारक हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, शायद उनको भी समझ में नहीं आता होगा, उन्होंने भी कटाक्ष किया है। तो बहुत सारे विश्लेषण होती है सर। हमको उम्मीद है कि आरएसएस भारत की अखंडता पे भी ध्यान दे और जिस तरीके से हर वर्ग का योगदान है हमारे भारत को, आज के वर्तमान भारत को बनाने में, चाहे जितना योगदान आपका है शायद उतना ही योगदान एक हमारे अलग भाई का भी हो। मानव इसका मतलब क्या मैं ये मानूं कि आरएसएस और बीजेपी को आप दोनों बिल्कुल अलग मानते हैं? तो आप आरएसएस की विचारधारा के तो साथ ममता खड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन वो बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं है। और यही ममता बनर्जी जो सरसंघ प्रमुख के आने पर बैन लगा देती हैं, संघ के द्वारा चलाए गए स्कूलों पर वो कहती हैं कि मैं स्कूल नहीं चलने दूंगी, फिर हम क्या माने? वो आप कह रहे हृदय परिवर्तन नहीं? सर, दो चीजों का आपको सही तरीके से लेना होगा। पहले मैंने क्या कहा, भाजपा है या नहीं है ये भाजपा ही चिंतन कर ले। ये तो मोदी शासन है, मोदी सरकार की बात करते हैं, ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार सच में देश हित में काम नहीं कर रही है। जो सरकार देश की संपत्ति को बेच रही हो, जो नेता बोलते हो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए उनको हम दो हमारे दो की जरूरत पड़े, जो विपक्ष को काटने तोड़ने के लिए तोता मैना का इस्तेमाल करे, उसके लिए क्या है? कुछ नहीं है सर। आज के डेट में वर्तमान में अगर आप देखें तो जिन्होंने सरकार बनाई है वो तो मोदी सरकार है। शायद एनडीए के भी लोग उतने नहीं है जितने की मोदी सरकार सोचती है। और यहाँ पे बात हो रही है आरएसएस की विचारधारा की बात तो नहीं। क्या नरेंद्र मोदी संघ से नहीं आते हैं सर? जब आप संघ की तारीफ करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी संघ से नहीं आते हैं? क्या उनको आप अलग करके रख सकते हैं? क्या तमाम जो लीडरशिप है बीजेपी की जो इस वक्त सत्ता में, क्या वो संघ से नहीं है? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, संघ की तरफ तो जुगाव है लेकिन हाँ बीजेपी से हमारे को वैर है? ठीक है, मैं इस पर कमेंट ले लूंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय और सौरभ सिकदर, सबसे पहले आपको क्यों लगा कि आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप कह रहे हैं हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाई वो आरएसएस की तारीफ ही तो कर रहे हैं। देखिए, आरएसएस किसी का तो तारीफ का मोहताज तो है नहीं। आरएसएस अपने आप में आरएसएस जो है उसमें किसी का तारीफ या किसी कोई बोले तब वो अच्छा है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। आरएसएस अपने आप में एक मिसाल है। दूसरी बात है कि देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हम जरूर आरएसएस के चिंताधारा भावधारा के साथ भी हम चलते हैं, वही हमारे जो है बेसिक्स है। लेकिन आज के डेट में कोई इसको लेके अपना कुछ भी कमेंट कर दे, आरएसएस ये सबसे बहुत ऊपर है, इस पे कुछ आता जाता नहीं। लेकिन आरएसएस ने तो दुर्गा कहा था। क्यों आपको प्रोफेसर वाश ने एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद डॉक्टर अजय उपाध्याय, इस पॉलिटिक्स में आपको या इस बयान की टाइमिंग को लेकर के एक तरफ ईडी एक तरफ टीएमसी क्या नजर आ रहा है सर? आप इसे कैसे पढ़ रहे हैं? डॉक्टर वाश ने, प्रोफेसर वाश ने। हाँ, हेलो। हाँ प्रोफेसर वाश ने, आवाज आ रही है? हेलो प्रोफेसर वाश ने, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अजय उपाध्याय एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद संगीत तरगी आपके पास आता हूँ। सचिन जी, ये तो बड़ा विडंबना है कि दीदी ने आरएसएस की यदि प्रशंसा भी की तो उसमें भी समस्या भाजपा को सबसे ज्यादा हो गई। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि ये हुआ क्या है, ये मामला क्या है। इस पर मोदी जी को एक फिर सीबीआई और ईडी का टीम भेज देना चाहिए कि क्या कोई आपस का मामला बन रहा है क्या। ये लाइटर मोड में मैं कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, पूरा देश देख रहा है कि आरएसएस का क्या नजरिया है। हमें आरएसएस में रहने वाले व्यक्ति से समस्या नहीं है, संगीत रागी से समस्या नहीं है। संगीत रागी जी की जो मानसिकता है आरएसएस को लेकर के, उससे हमें समस्या है। जो अंधभक्ति है उससे समस्या है। जो उदार लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको ये लोग नहीं मानते, उससे समस्या है। जिस तरह से उदार बहुसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं सिरे से खारिज आरएसएस करती है, कट्टर हिंदुत्व की बात करती है, हमें उससे समस्या है।
अब ये पूछना होगा दीदी से कि दीदी क्या वो जो वैचारिक पद्धति है आरएसएस का वो सही है या नहीं है। हम विचारधारा के लेवल पर आरएसएस को मानते हैं कि भारत की जो उदारवादी बहुलतावादी विविधता में एकता वाली जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं आरएसएस निगेट करती है। आरएसएस की अपनी विचार पद्धति है और वैचारिक आधार पर वो हमसे हमारा उसका मिलन नहीं हो सकता। इतिहास की बात कर ले, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ले ले तो आरएसएस के नेताओं ने जो सोच पैदा की और जो सोच रखा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय चाहे भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध हो, चाहे गांधी जी की हत्या के दरमियान जो डिफेंड करने की बात हो, या जिस तरह से इनके नेता जो है सावरकर साहब ने माफीनामा मांगने के बाद भी जिस तरह हिंदुत्व की चर्चा करके और राष्ट्र का एक अलग तरह से दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उन दृष्टिकोण से भारत की उदारवादी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा कहीं न कहीं साम्यता नहीं रखती है। जिस तरह से तिरंगे पर आरएसएस का जो दृष्टिकोण वर्षों से रहा है, ये सब तो ममता दी को पता है ना पहले से, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, तभी तो बताया होगा। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो सोचा होगा, तब तो उन्होंने कहा होगा, तब तो उन्होंने तारीफ की होगी, तब तो उनको लगता होगा कि देखिए संघ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी की विचारधारा से जो है मेल नहीं खाते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और खेला है। दिनेश वाश ने, फिर संगीत रागी आपके पास आता। देखो सचिन, एक बात सुनिए, जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे असेंबली के, नहीं वोट पे नहीं हूं मैं। जी बोलिए सर। जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब मैंने कहा था कि ये पूरा कुश्ती है बीजेपी और टीएमसी के बीच, और ये अब सिद्ध हो गया। दीदी का बयान आया है कि ये नूरा, और ये बीजेपी जो है ऐसी अपोजिशन क्रिएट करेगी उन राज्यों में जहाँ पे वापस या तो वामपंथी ताकतें सरकार में आएंगी, या प्रगतिशील सरकारें सरकार में आएंगी, या एंटी बीजेपी सरकारें सरकार में आने की उम्मीद है। तो ये वहाँ पे अपोजिशन क्रिएट करेंगे वो जो इनकी पी टीम है या जो इनकी सी टीम। तो दीदी इन्हीं की टीम थी, और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि नूरा कुश्ती है, और ये अब भी नूरा कुश्ती है। नहीं लेकिन सर मुझे, अगर इनकी बी टीम में तो इन्हीं के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं, इन्हीं के खिलाफ ही जो है जो दीदी जो है वो जीत दर्ज करती है, और इन्हीं के संगठन के लोग जो है जब उनकी वहां पर हत्या हो जाती है तो इल्जाम जो है वो टीएमसी पर रखता है। मतलब ये किस तरीके का यार। संगीत रागी, आपको क्या लगता है? देखिए इसी को सब जब भी कोई सांप्रदायिक ताकत केंद्र सरकार में कहीं पे भी आएगी, वो अपने को बनाए रखने के लिए ऐसी तत्वों को बीच में लाएगी, ऐसे तत्वों को आगे बढ़ाएगी कि अगर हम हारे तो ये आए या इनके साथ हमारी सीटें बढ़े। और आप देखिए बंगाल में की सीटें बढ़ गई, उसका सबसे बड़ा नुकसान लेफ्ट को हुआ, कांग्रेस को हुआ। तो यही करेंगे ये, और हर जगह। और ये मुझे बताइए कि बीजेपी आरएसएस से अलग कैसे है, या आरएसएस बीजेपी से अलग कैसे है? हाँ, ये गजब की बात है। तो त्यागी जी सही कह रहे हैं, प्रोफेसर मनोज झा सही कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक को पी से अलग और पी को अलग। ये 100% अंदर ही अंदर खेल है। दूसरा ये है, इन्होंने बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने एक वॉशिंग मशीन लगा रखी है। शारदा स्कैम का पता बीजेपी में आएगा, वॉशिंग मशीन का। मणिपुर का चीफ मिनिस्टर हत्या का आरोप लगाते थे, करप्शन का आरोप लगाते थे, बीजेपी में आ गया। तो सर अब कोई ममता बनर्जी थोड़ा ना अब बीजेपी में आ जाएंगी सर। अगर वो वॉशिंग मशीन से सब धुल गए तो ममता बनर्जी थोड़ा ना धुल जाएंगी सर उस बीजेपी से। संगीत रागी, आपको लगता है कि इतना आसान है? क्योंकि इससे पहले भी ममता बनर्जी ने तारीफ की थी, संघ ने दुर्गा कहा था उनको। इससे पहले भी वो कहती रही कि मेरे वैचारिक मतभेद बीजेपी से हैं, लेकिन आरएसएस से जो है, आरएसएस में अच्छे लोग हैं। तो क्या दोनों को अलग करके, एक सेकंड वापस आता हूं सर। संगीत रागी, क्या ये दोनों को अलग करके दीदी देख रही हैं और ये इसका मतलब लगाया जाए, या इसके पीछे कोई और खेला है? इसका मतलब सचिन, इसका मतलब है दीदी आरएसएस की। देखिए सबसे बड़ी बात तो कि दीदी ने जो कहा है वो सच उनके मुंह से निकला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक बुरी संस्था नहीं है। अब उनका जो विरोध होता है आरएसएस का, वह वैचारिक विरोध से ज़्यादा उनकी राजनीति से प्रेरित रही है। और कहीं न कहीं दीदी को अपने मन में आया होगा, जरूर आया होगा
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संस्था है। राजनीति उसके लिए सिर्फ इतनी है कि उसके स्वयंसेवक जो है वो राजनीति में हैं। संघ स्वयं राजनीति में नहीं है, लेकिन उसके स्वयंसेवक इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक के नाते वह हर जगह राजनीति में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वाभाविक है कि भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, सनातन धर्म एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जैसा महर्षि अरविंद ने कहा। महर्षि अरविंद ने कहा कि जब भारत उठेगा, मैं कहता हूँ, तो इसका मतलब है सनातन धर्म उठेगा। जब मैं कहता हूँ भारत गिरेगा, तो इसका मतलब है सनातन धर्म का ह्रास होगा। उसी विचारधारा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे लेकर के बढ़ता है। भारतीय धर्म, भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदुत्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और उसी का यज्ञ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उठाए हुए है अपने। अब राजनीतिक कारणों से उनको लगता है कि मुसलमानों का वोट हमको चाहिए, तो वो रेडिकल ताकतों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हो जाती है। कांग्रेस पार्टी ने किन किन लोगों को खड़ा किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रोफेसर रागी, सबसे ज्यादा अगर के बावजूद सबसे ज्यादा ये इल्जाम कहीं ना कहीं लगा, बंगाल चुनाव में ममता दी पर ही लगा था ना। सबसे ज्यादा वोकल कौन था? बीजेपी सबसे ज्यादा वोकल थी ना, कि देखिए यहाँ पर हनुमान जयंती पर या जुलूस पर बैन लगा दिया जाता है, दुर्गा पूजा पंडाल के लिए जो है वो इजाज़त नहीं दी जाती है, वहाँ पर वो इफ्तार कर रही हैं, मुहर्रम के लिए अलग से रूट बना दिया जाता है, उनको तो सिर्फ जो है बांग्लादेशी या फिर मुसलमानों का वोट चाहिए। ये इल्ज़ाम भी तो वोकल होकर के कहीं ना कहीं बीजेपी और बाकी संघ के लोग भी वोकल होकर के कहते रहे हैं सर। बिल्कुल कहते रहे, और इस आरोप में बहुत बड़ा दम है। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन मामलों पर ममता दी के विरोध में एक ही पेज पर हैं। बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई है, और डेमोग्राफी सिर्फ डेमोग्राफी तो बदलती नहीं है। आप जाकर के देखिए कि बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में दुर्गा पूजा नहीं हो पाते। मालदा में क्या हुआ था, वसीरहाट में क्या हुआ था। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, ये तो फिर विरोधाभास हो गया ना। मैं अजय उपाध्याय और प्रोफेसर वार्ष्णेय इसी का तो जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे विरोधाभास इसलिए हो गया, हम तो कह रहे हैं कि ये आरएसएस का ही प्रोडक्ट है, आरएसएस की ही बी टीम है जो ममता बनर्जी, तो फिर ये तो विरोधाभास हो गया ना। आप कह रहे हैं कि उसमें तो हम एक पेज पे खड़े हैं इस विरोध को लेकर। देखिए ममता दी जो कह रही हैं वो उनकी बात है, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछे। हम उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो इस रूप में करते हैं कि इस बात में सच्चाई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संस्था है और इसके लिए किसी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो नेहरू हो या कोई हो या आज की ममता बनर्जी हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों का राष्ट्र के लिए राष्ट्र यज्ञ में होम किए हुए, इसलिए इन बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है कि कौन क्या कह रहा है, इसकी कोई कीमत बहुत ज्यादा नहीं रह जाती। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि उन्होंने प्रशंसा किया है, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। मानव जायसवाल कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद प्रोफेसर वार्ष्णेय, अजय उपाध्याय। देखिए, मैं काफी देर से सुन रहा था संजीव जागीर जी को। ये पता नहीं मुझे किस भारत को अपने चश्मे से देखते हैं। इनको शायद ज्ञान नहीं है कि भारत में कौन कौन से प्रांत के लोग, किस वर्ग के लोग, कितने कितने समाज के लोग, कितने कितने धर्म के लोग जुड़े हुए हैं और भारत के योगदान में परस्पर अपना योगदान देते हैं। ये बता दें कि भैया ये समुदाय के लोग कोई योगदान नहीं है इनका, ये कुछ नहीं करते हैं। ये बता दें कि भैया ये जो रंग है, इसी रंग से हमारा देश को देखा जाएगा, मापा जाएगा, ये नहीं बता पाएंगे। और जहां तक हमारी बात है सर पूजा होने की, सर आपको शायद आइडिया नहीं है सर, यूनेस्को ने अभी अवार्ड दिया है। अभी कल हमारा फंक्शन खत्म हुआ है। विश्व ग्लोबल क्या है, इसको क्या है, विश्व ग्लोब में यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को क्या बताया है, क्या अवार्ड है, किसके वजह से हो पाया है, कितने सालों से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है देश में, आपको ज्ञान नहीं है। तो वो उसी आइडियोलॉजी को तो समझा रहे थे जिस आइडियोलॉजी की तारीफ ममता दी ने की है।
नहीं, वो कुछ समझा नहीं रहे थे। वो समझा नहीं सकते सर। उनकी जो मानसिकता है वो समझाने की नहीं है, उनकी मानसिकता है तोड़ने की, विवाद पैदा करने की। आप विवाद पैदा कीजिए, आप विवाद पैदा कीजिए। अरे समय मिलेगा, अरे समय मिलेगा, अरे समय मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रेडिट है, ममता अच्छा 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 मिनिस्ट्री ऑफ अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा क्रेडिट है। सर, देश में और कितने पूजे होते हैं सर, करवा लीजिए, पूरा देश है। बन किया है। अरे आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। ये चाटुकारिता की जो परिकाष्ठा है उसमें आप जुड़ जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात सर, है, देखिए सर, इसी अब दुर्गा पूजा का आपके पास भक्त इसी लोग बैठते दुर्गा होंगे। पूजा का मुझे विसर्जन पता नहीं था कि ऐसे था लोगों को भी आप और बुलाते हैं कि हाई बीच में कोर्ट टपक में जाए। जाके हम लोग मामला करके उसका परमिशन हम लिए लोग थे। आप भूल गए क्या? आप इसी लोग दुर्गा नहीं करना है। पूजा का उसने इमोशन बंद कर दिया था। मोहर्रम के लिए इसी दुर्गा पूजा का विसर्जन बंद कर दिया गया था। हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर विसर्जन करना पड़ा। आज दुर्गा पूजा का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा पता विश्व नहीं देख रहा बंगाल है। में कितना आपको दुर्गा जलन हो पूजा रहा है। बंद करवा दिया अरे गया, सर, सरस्वती पूजा आप बंद दुर्गा करा पूजा दिया मनाते गया। हैं। और दुर्गा आज पूजा मिनिस्ट्री मनाते ऑफ हैं कि नहीं कल्चर सालों का जो क्रेडिट है अरे नहीं होगा। मोदी जी का, अरे आपसे मोदी नहीं जी होगा। का गवर्नमेंट का अब भोपू- मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये भोपू डॉक्टर तपती हुआ कौन है? भोपू नाम सुना है? भोपू नहीं, आपने नाम मानव ऐसे सुना है? नहीं, मानव ऐसे नहीं, मानव ऐसे नहीं, मानव ऐसे नहीं। बड़ी अरे सीधी, सुनिए। बड़ी वो सीधी सी बात है ना। डॉक्टर आप अभी जिसके साथ लड़ रहे हैं या नहीं, जिसके साथ या जिस विचारधारा के साथ या जिस भी उसके साथ लड़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ वहां के पर आया करो संगीत दिमाग रागी में। जो हैं वो डॉक्टर कहते हैं कि वो तपती समझा नहीं पा रहे हैं, कि वो बांटने की बात करते हैं। फिर आप किस तरीके से लेजिटिमेट करते हैं उस कमेंट को, फिर आप किस तरीके से वो चीज बताते हैं ना जो चीज यहाँ पर ममता बनर्जी कह देती हैं। फिर तो प्रोफेसर वार्ष्णेय ठीक कह रहे हैं कि आप आगे कुछ और पीछे कुछ और। नहीं, एक सेकंड, अजय उपाध्याय और प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक कमेंट इन दोनों का। ठीक है मानव, मैं वापस आऊंगा। अब आपने कही ना, आपने बात कही लेकिन विरोध भी है, या तो खुल करके एक्सेप्ट कीजिए। लोग जुड़ जाते हैं। भोपू बजा के कैसे होगा? हम तो बात कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। भोपू बजा रहे हैं। अच्छा, ठीक उनको है। तकलीफ है कि ठीक। यूनेस्को ने बंगाल में अवार्ड क्यों दिया, उनको नागपुर में अवार्ड दे देते, महाराष्ट्र में अवार्ड दे देते, कर्नाटका में अवार्ड दे देते, जहां जहां इनकी सरकार है वहां अवार्ड दे देते। वो तो उनसे हो नहीं पाएगा। आज बंगाल को सजोने का काम किया है ममता बनर्जी ने, हर वर्ग को आगे लेके चलने का काम किया है। पूछिए इनसे कि भैया हर धर्म के लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? अगर ये जहाँ भी रहते हैं, जिस प्रांत में भी रहते हैं, जिस क्रेडिट इलाके मिनिस्ट्री में ऑफ रहते हैं, कल्चर का कौन है, मनाता है गवर्नमेंट ऑफ दुर्गा इंडिया पूजा? का। क्षमता नहीं है आप थोड़ा पढ़ के आइए, सुनिए, थोड़ा आपकी पढ़ के क्षमता आइए, नहीं अपने है। आप को अपडेट पूरा कीजिए। बंगाल सजोया है डॉक्टर ममता बनर्जी तपती ने। हुआ आपको कौन तकलीफ है? है? डॉक्टर आपके मुंह तपती आगे हुआ चलेंगे, कौन है? आपको तकलीफ है? आज उसके लिए और वो यूनेस्को तो का बांटने की अवार्ड आया विचारधारा है। और वो जो मैं बोलता हूँ और वो ये बांटने जो की भोपू विचारधारा और बजाने देखिए का यूनेस्को कल्चर का है, अवार्ड वो बहुत हमें ही मिला है, वरना ये मिल नहीं जाता कहीं नागपुर जा करके। ये दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकता ना। एक कमेंट अजय उपाध्याय, फिर प्रोफेसर वार्ष्णेय। देखिए, जो चर्चा हो रही है और संगीत रागी जी ने जो बात रखी है, बहुत ही उनका अपना एक पक्ष है, उनका अपना एक तर्क है, उनकी अपनी एक सोच पद्धति है। आरएसएस उसी सोच पद्धति पर चलती है, लेकिन देश जो है, जो विविधता में एकता और जो उदारता इस देश की है, उस उदारता को तो कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास निश्चित तौर पे आरएसएस कट्टरता के कारण की है। और कट्टरता बनाम भारतीय राष्ट्रवाद को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जब भारतीय राष्ट्रवाद की परिधि के तौर पे जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद से देश के सभी वर्गों को, चाहे वो दलित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, समाज के अन्य वर्ग हो, जिनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास हम कर रहे थे, उस समय आरएसएस जो है सिर्फ एक वर्ग को आगे लाने का काम की और प्रयास करती रही। और तो ये आज चीज फिर उसी का ममता बनर्जी को क्यों नहीं समझ में आई? पूरा देश देखा है। तो ये चीज तो हाँ, ममता और दी को क्यों समझ में नहीं आई? नहीं, ममता जी उदार हैं, तार्किक हैं, समावेशी हैं, लेकिन आश्चर्य लग रहा है कि भाजपा के या आरएसएस के चंगुल में क्यों इस तरह से बात कर रही हैं। ये तो अपने आप में सही बात है, ये जांच का विषय है, इस पर एक बहस होनी चाहिए। और मानव भाई बहुत ही बुद्धिमान प्रवक्ता है टीएमसी के, उनको ये बात जरूर रखनी चाहिए कि ये वैचारिक जो है आपसी साम्यता नहीं हो सकती दोनों में। और इस तरह से आप एक पक्ष को कहते हैं कि वो सही है और दूसरा पक्ष गलत है, साध्य गति गलत है, तो साधन कैसे सही हो सकता है? हम गांधीवादी लोग हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा मानव से। ठीक है, मैं मानव से इसका जवाब ले लूंगा। ये मानव, नफरत से कभी प्यार नहीं पैदा किया जा सकता जो आरएसएस। तो ममता बनर्जी का बयान जिसने सबको दिया चौंका और मानो सियासी भूचाल तक आ गया हो। कुछ सालों से आरएसएस पर आग लगती रही हैं ममता बनर्जी और एकदम अचानक से आरएसएस की वो अब तारीफ कर रही हैं। हालांकि बीजेपी से उन्हें अब भी बैर नजर आ रहा है कि बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते जो संघ वाले लोग हैं, वो अब बहुत जल्दी सामने आएंगे, वो बहुत जल्दी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और वो बहुत जल्दी आपको बता देंगे कि आखिरकार
वो विचारधारा जो असली विचारधारा है वो है क्या। लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर के और भी बाकी चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मानव जायसवाल ने उसकी एक यूं कहें कि एक तरीके की पूरी परिभाषा दी प्रोफेसर वाश ने, फिर भी आपको क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ बी टीम है? देखो, पहली बात तो इसकी बात ये है कि आरएसएस जो है देश की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को ना मानती है और ना उसमें विश्वास रखती है। इनकी राजनीति का एक ही है, हिंदी हिंदुस्तान करना कहाँ है गायत्री। ये इससे आगे सोचते नहीं है। आजकल जो मौजूदा सरकार है मोदी जी की, उसकी नीति भी यही है। इन्होंने जो होलसेल में सेनाएं प्राइवेट क्रिकेट कर रखी हैं और उनको समर्थन देते हैं, फिर बाद में कह देते हैं जब फंसाते हैं ये तो हमारा आदमी नहीं है। दूसरा, भारतीय राजनीति में एक नई थ्योरी डेवलप हुई है, पैनिक बटन थ्योरी। इधर से ये कहेंगे साहब आप ये वाला पोलराइजेशन करते हो, आप जो है इनको फेवर करते हो, फला फला जाति को फेवर करते हो, फला फला धर्म के लोगों को फेवर करते हो। इधर से ये पैनिक बटन दबाएंगे, नहीं साहब हम ये नहीं करते, ये नहीं करते। दोनों आपस में झगड़ा दिखाएंगे, पर वास्तव में वो नूरा कुश्ती है। उस नूरा कुश्ती के तहत बीजेपी ने अपनी सीटें 74 तक पहुंचा ली। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तब भी कहता था जब विधानसभा चुनाव कर रहे थे कि ये नूरा कुश्ती है, और अब ये नूरा कुश्ती गुजरात में भी दिखा रहे हैं, ये नूरा कुश्ती झारखंड में भी दिखाएंगे। अभी बिहार में इनको भारी चपत लगी है, वहाँ पे ईडी, सीबीआई, एनआईए अभी केस बनवाएगी और दीदी फिर ईडी सीआईए के जगह पर अब कह दिया आरएसएस अच्छी। तो ये एक पैनिक बटन थ्योरी है, और ये पैनिक बटन थ्योरी में इधर से ये कहेंगे गंगा कहाँ है, इतनी वो नहीं कहेंगे खिलाफ 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 खिलाफ। और देश में जिससे बेरोजगारी पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, उत्पादन लगातार गिर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग में बुरी हालत है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग महंगाई सबकी हालत है, एक्सपेंडिचर स्टाइल घटा हुआ है। ये जो बार बार कहते हैं हमारा टैक्स बढ़ा है, वो तो इन्होंने महंगाई पे है उसके टैक्स से। तो ये जो है को ठीक है, मानव जायसवाल इसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद संगीत रागी, क्योंकि आपने दोनों तरफ इशारा किया। सर देखिए, सबसे बड़ी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको इस बयान की छोटी सी संक्षेप में मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लोगों को। बहुत बार होता है एक बदमाश बच्चा होता है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हम क्या लेकिन उसको बोलते हैं कि प्रोत्साहित करते हैं, अच्छा लड़का है, गलतियां हो गई, अच्छा लड़का है, चलो इसको आगे लेके चलो। तो आज जिस तरीके से आरएसएस से गलती हुई है कि जो मोदी शासन को जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है, और वो सच में अगर अखंडता चाहते हैं, देश को सुंदर रखना चाहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारे आरएसएस के ऐसे लोग हैं जो मोदी शासन में भरोसा नहीं करते। उनको पता चल गया है कि मोदी शासन किसी की नहीं है, वो सिर्फ मोदी में है। और जिस तरीके से देश को आगे ले जाने की बात हो रही थी, जिस तरीके से हर वर्ग को आगे ले जाने की बात हो रही थी, यहाँ देख रहे हैं कि भाई हमारे मित्र ही आगे निकल रहे हैं, और जिनके मित्र आगे निकल रहे हैं आधे से ज्यादा लोगों को उससे परेशानी है। अब देखिए, एनडीए था, कितना एनडीए बच गया है, क्या ढांचा है एनडीए का ये पता नहीं चल रहा है। एनडीए का भी बड़ा योगदान है ना भाजपा की सरकार में, तो जिनका योगदान है वो लोग तो है नहीं साथ में। और जहां तक आरएसएस की बात है और बीजेपी की बात है, ये तो हैंड इन ग्लव तो हमेशा से, ये तो पता ही है कि उन्हीं की अनुयायी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, हम बताना चाहते हैं देश को कि भैया आपसे गलतियां हुई है, आप भी गलत लोग नहीं है, आप भी चाहते हैं कि देश अगर अखंड रहे, देश आगे बढ़े, गलती हुई है, संघ से गलती हुई है, संघ से गलती हुई है मोदी की सरकार बना करके, है ना संगीत रागी। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे कहने का औचित्य ये है कि संघ से गलती हो गई है। देखिए मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो बेचारे कंफ्यूज्ड हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या बोलें क्या नहीं। पहली बात तो भारत का मन किसके साथ है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ का मत जो है, लगभग 2 करोड़ मत जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिला था। तृणमूल कांग्रेस ने और भी हाथ पैर पसारे थे। कांग्रेस को कोई 11 करोड़ मत मिले थे और सीपीआई को तो 1 करोड़ भी नहीं टच किया था। इनके तीनों को मिला दें तब भी भारतीय जनता पार्टी को इनसे कम से कम 9 करोड़ ज़्यादा मत मिले थे। तो ये तय करना कि कौन भारत का मन क्या है, भारत किस दिशा में है, ये आपका बताता है। सीपीआई को रिजेक्ट कर दिया है, सारी जगहों से रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस साथ एक रीजनल पार्टी बन गई है और तृणमूल कांग्रेस अभी बंगाल से निकल कर के बाहर नहीं आई है। एक बात तो ये
दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हमेशा से संघ से सलाह लेती रही है। जब गौ रक्षा आंदोलन था तो उसके केंद्रीय कमेटी में कैसे इसका निदान हो, मिसेस गांधी ने जिस कमेटी का निर्माण किया था उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक परम पूजनीय गुरु गोलवलकर जी भी थे उसके साथ, अन्य मुद्दों पर भी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब इमरजेंसी लगाई तो उनका विरोध भी किया। देखिए, सवाल ये नहीं, राजनीति में दुश्मनी पैदा करने का काम इस देश में वामपंथियों ने किया। और दूसरी बात, जब से श्रीमती सोनिया गांधी ने पार्टी की सत्ता संभाली तब से इस देश की राजनीतिक संस्कृति का बंटाधार हो गया। क्योंकि एक जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में जिंदा रहा और महाभारत कुरुक्षेत्र करा दिया, वैसे ही श्रीमती सोनिया गांधी अपने पुत्र के लिए और अपनी पुत्रियों के लिए, अपने दामाद के लिए, सत्ता के लिए जो है उन्होंने सारी पार्टी को ख़त्म कर दिया है। अच्छा होता है इस देश में एक अच्छी लोकतांत्रिक पार्टी होती कांग्रेस के रूप में, जिसका एक पूरा, लेकिन वो उसका कोई वैचारिक अधिष्ठान आज के दिन में नहीं रहा। सीपीआई का वैचारिक अधिष्ठान कुछ नहीं बचा है। और तृणमूल कांग्रेस तो सत्ता के गोंद से ही चिपकी हुई एक पार्टी है, उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। तो जो पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं, जो पार्टियों का जनाधार खत्म हुआ है, वो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी पर किस प्रकार का प्रहार करते हैं। उनको लगता है, पहले भी अटल जी को भी कहते थे, अरे अटल जी आदमी तो आप बड़े अच्छे हैं बट गलत पार्टी में आ गए हैं। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय और प्रोफेसर वार्ष्णेय दोनों हाथ उठा रहे हैं, फिर उसके बाद सौरभ सिकदर आपके पास भी आऊँगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, तो मतलब ये कहने का मतलब है, संगीत रागी अगर ये कह रहे हैं कि ये तारीफ तो इंदिरा गांधी भी कर चुकी, उनकी कमेटी में जो है उस वक्त गोलवलकर साहब थे, तो अब इसमें कौन सी कोई बड़ी बात हो गई? अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, अब की जनरेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है कांग्रेस की, तो ये थोड़ा ना कि वो कंट्रीब्यूशन को नकार दिया जाएगा। सचिन भाई, शिक्षा, अंधश्रद्धा और अंधभक्ति से नाता तोड़ो, आओ सब मिलकर भारत जोड़ो, एक नया कार्यक्रम हम लोग भारत जोड़ो का शुरू किए हैं। मैं आदरणीय संगीत रागी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी आए उसमें और जुड़े। और श्रीमती सोनिया गांधी जी पर प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांके कि जिन लोगों को इन्होंने सपोर्ट किया इस देश में, आज देश का उन्होंने क्या हाल किया है। मोदी जी को व्यक्तिवाद के नाम पे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला आरएसएस का, जो आरएसएस व्यक्तिवाद का विरोध करती थी वैचारिक आधार पर। आखिर ये क्या हुआ? समावेशी विकास की बात तो दूर, उदारवाद की बात तो दूर, इतना अंधभक्ति हो गई इन लोगों में कि लोग भूल गए कि देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और लोगों को कैसे महंगाई से राहत मिलेगी। आज आरएसएस यदि पछता रही है तो इसी द्वंद में फंसी हुई है। उसे मोदी जी एक तरफ दिखते हैं, इनके सारे काडर अंधभक्ति में चले गए हैं, इनको अब आंख पे पट्टी बंधी हुई है, जनता की कोई समस्या नहीं दिखती। और जो वैचारिक आधार आरएसएस का था, बेशक हमसे उल्टा था, हम उस समय भी उसको नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कट्टरता को प्रमोट करता है, देश में नफरत को बढ़ावा देता है, देश को तोड़ने का एक कहीं ना कहीं साधन संसाधन जुटाता है। हम ऐसे राजनीति को कभी भी, उस राजनीतिक संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने देते। सोनिया गांधी से इनको जो नफरत और जो दिक्कत है गांधी परिवार से, इसी कारण है कि पिछले 10 साल में जो 2004 के बाद, वाजपेयी जी के बाद जो देश में राजनीति बदली, उस राजनीति में 2014 तक में इन लोगों को कहीं कोई जगह नहीं थी। यही कहीं ना कहीं दर्द इनको लगता है। क्यों? क्योंकि उस परिवार के 2 लोगों ने जो शहीदी दी थी, उसका नतीजा था देश के लोगों ने उनके साथ भरोसा जताया। अब देश के लोगों के बुद्धिमत्ता पर भी आप प्रश्न उठा रहे हैं, तो ये मैं नहीं कहूंगा, ये हम सबको अपने आत्मा विश्लेषण करना चाहिए अपने बुद्धि पर। जहां तक बात आरएसएस की आपने कही है, देखिए डॉक्टर साहब, आप एक विद्वान प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आपकी अपनी एक मानसिकता है, उससे मैं आगे अलग नहीं कहूंगा, आप पर कोई आक्षेप भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन देश में आरएसएस क्यों नहीं तिरंगा 52 वर्षों तक फहराया? अभी जब तिरंगा से पूरा देश सराबोर था, सभी पार्टियां उसमें थी, फिर भी तिरंगे से इतना दुश्मनी क्यों थी इस पार्टी को, जिस राष्ट्रवाद की बात है? क्यों नहीं अभी तक आपके खांचे में दलित और आदिवासी इस देश का आरएसएस के खांचे में आया? क्यों नहीं समावेशी बात करने की बात आप करते हैं? क्यों कट्टरता फैलाते हैं? आप अपने इतिहास पर, अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए, तभी भविष्य ठीक होगा। ठीक है, संक्षिप्त में संगीत रागी इसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद प्रोफेसर वार्ष्णेय।
देखिए, उन्होंने कहा कि दलित आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का एक भी काम दलित आदिवासियों में नहीं है। बनवासी कल्याण आश्रम 42,000 गाँवों में दलित गांव 42,000 बनवासी गांवों में काम करती है। जो दलित बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, पूरे देश में सेवा भारती काम करती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। और ये अंधभक्ति क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि चूंकि कांग्रेस के अंदर एक परिवार के प्रति श्रद्धा है, परिवार के प्रति अनुराग भक्ति है, वो परिवार से बाहर निकलते ही नहीं है। वो लोकतांत्रिक पार्टी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी भक्ति नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता नहीं है। प्रतिबद्धता किसके प्रति है? जो 21 बार अपनी पार्टी को हरवा चुका हो, उसको भी नेता बनाने की उनकी प्रतिबद्धता है। माँ बेटा बेटी, माँ बेटा बेटी, माँ बेटा बेटे बेटी। यदि ऐसी राजनीतिक संस्कृति है तो वो करते क्या है कि दूसरों पर इसीलिए आरोप लगाते हैं ताकि अपना आरोप जो उन पर है वो छिप जाए। इसे छिपने वाला नहीं है। देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, उसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें और कोई बड़ा स्टेक होल्डर है नहीं। वही पार्टी तय करती है कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। आपने लेफ्ट की भी बात की, आपने कांग्रेस की भी बात की, तभी तो कांग्रेस का ये हाल है ना संगीत रागी। तो मुझे एक बात बताइए, तभी ये कांग्रेस का हाल है, आपको ये लगता है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ममता का तारीफ करना ये बताता है कि सीधे तौर पर कि ये बताता है कि देखिए वो तारीफ करके दोनों आपस में एक सशक्त ऑपोजिशन, जो कि प्रोफेसर वार्ष्णेय कह रहे थे कि एक सशक्त ऑपोजिशन बन ही ना पाए, किसी तरीके से अल्टरनेट आ ही ना पाए, किसी तरीके से किसी और चीज की चर्चा ना हो, और इस कारण से जो है वो संघ के फेवर में दिया गया ममता का बयान कैलकुलेटेड है। सचिन जी, एक बात बताइए, सीपीआई की राजनीतिक वजूद आज के दिन में क्या है इस देश में? एक ना वो कहीं पर इस देश में एक राजनीतिक वजूद के साथ खड़ी है, लोगों ने उसको खत्म कर दिया है। अरे मित्रों की डायरी पढ़िए ना। सीपीआई के नेता जो है वो आज़ादी से पहले से केजीबी के पेरोल पे काम करते थे, आज़ादी के पश्चात पेरोल पे काम करते थे। तो ऐसे लोगों का दिन अब लद गया है। और जब तक सीपीआई के संपर्क में कांग्रेस पार्टी ने काम किया तब इस देश का ग्रोथ रेट 3.4% मैक्सिमम था। 2.7, 2.5, 2.3 में पूरे पंचवर्षीय योजना का आप ग्रोथ रेट देख लीजिए। तो ये दुर्दशा इन सीपीएम के लोग ने पश्चिम बंगाल में 37 साल राज किया, और 37 साल को बंगाल एक समय इंडस्ट्रियल स्टेट हुआ करता था। सारी इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया। वहां के सारे इंडस्ट्री वहां से भाग करके बॉम्बे और सूरत चले गए, गुजरात चले गए। बंगाल को इन्होंने बीमारू स्टेट की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दिया। वहां की शिक्षा व्यवस्था को पूरा ध्वस्त कर दिया। बंगाल एक समय शिक्षा का बहुत ज्वलन था। जो भारत का इंडियन रेनेसा पैदा करता हो, उस बंगाल की दुर्दशा जरा देखिए। टैगोर, विवेकानंद, क्या हस्तियों की एक से एक कतार, और उस बंगाल की दुर्दशा क्या है आज के दिन में, क्या से क्या करके दिया है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान इन वामपंथियों का है। ये तो लोगों की हत्या करके और उसके बच्चों की हत्या करके उसके माँ को उसके खून पिलाने वाले काम करते हैं। सेन ब्रदर्स की कहानी लोगों को बताने की आवश्यकता है कि कैसे दोनों बच्चों को मार करके उसके चावल में खून मिला करके और वामपंथियों ने खिलवाया था। इन्हीं रेडक्लिफ ताकतों ने बंगाल में किया था। जान मारना, उनकी हत्या करना, तो ये उनकी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा था। इसलिए इनसे कोई सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर वार्ष्णेय। देखिए सचिन, डॉक्टर रागी ने जो बोला है, इससे बड़े झूठ ये बोल नहीं सकते। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वीर सावरकर, जो जिसको ये वीर कहते हैं, वो कायर सावरकर था। हिंदू महासभा हमेशा देश में विभाजनकारी राजनीति की। आज़ादी के आंदोलन में 2 नेशन थ्योरी इन्होंने दी। दो देश का बंटवारा इन्होंने करवाया, सावरकर, हेडगेवार के, और उसके थ्रू श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार शुरू की। अभी भी इनका बीजेपी के डिफरेंट एडिशन देखिए। कश्मीर में इनका किससे सुनाई था? महबूबा मुफ्ती से।
और उस अलायंस में इन्होंने कहा कि हम आर्टिकल 370 को जारी रखेंगे, उसको जेल में डाल देते हैं। फिर पंजाब में इनका किसके साथ अलायंस? अकाली दल थे, वो भिंडरावाले को समर्थन करते थे, लीजिए। और नागालैंड में इनका लेकिन किससे अलायंस? प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक सवाल यहाँ पर आया मेरे पास और कहा गया कि पूछे कि चाइना, जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, पूरा देश एक साथ खड़ा था, अपने सैनिकों को खून डोनेट करने के लिए मना किसने किया था? चाइना के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कॉल दी अपने कार्डर को कि ब्लड दीजिए, लोगों की मदद कीजिए, और इसी बात पे कम्युनिस्ट पार्टी में डिवीजन हुआ था। सीपीआई ने ये काम नहीं किया। दूसरी बात मैं ये बता दूं, अंडमान निकोबार की जेल में चले जाइए, वहाँ के पत्थर देख लीजिए, 75% जब इनका महावीर, जब इनका वो कायरवीर माफी मांगा था, हमारे 75% लोग बेड़ियों में बंधे हुए थे, और वहाँ की बेड़ियों पे लिखा हुआ है, वहाँ के पत्थरों पे लिखा हुआ है 85% कम्युनिस्ट आजादी के सैनिक थे। जाके देख रहे हैं पंजाब और बंगाल के, और ये बंगाल की सामूहिक संस्कृति को नहीं जानते, ये देश की उस संस्कृति को नहीं समझते, ये संस्कृति को विभाजनकारी राजनीति ले जाएंगे, गाली देंगे कम्युनिस्टों की। इनका पान इंडिया पना देख लीजिए। सर, ये देश की राजनीति को नहीं समझते, देश का विभाजन इन्होंने करा दिया। तब ऐसा है कि एक दूसरे को मारने की राजनीति करते हैं, फिर भी जो है जनता इन्हीं को चुनती है, फिर भी चुनाव होते हैं, जनता इन्हीं को वोट दे रही है, फिर भी जनता चुनाव हो रही है, वो लेफ्ट को उसने पूछा तक नहीं। महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त, सीडी, सीबीआई, ईडी, एनआईए, सीबीआई। सौरभ सिकदर, ठीक है, एक सेकंड, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट के लिए सौरभ सिकदर, मानव जायसवाल और संदीप रागी। देखिए, ये जो झूठ का पराकाष्ठा वामपंथी चलाते रहते हैं, गोएबल्स को अपना गुरु मानते हुए वामपंथी, चीन का चेयरमैन को अपना चेयरमैन बोलते हुए वामपंथी, ये लोग कैसे आरएसएस का मूल्यांकन कर सकते हैं? दूसरी बड़ी बात है, यही झूठ के कारण आज ये वामपंथी लोग भारत से विलुप्त होते होते पॉलिटिकल म्यूजियम में इसका जगह होगा। लोगों ने तो अपना मन से इसको निकाल दिया है। पूरा देश में नोटा के साथ लड़ने वाले वामपंथी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हो, अंग्रेजों की सेनाओं में जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ मत लड़ो, आरएसएस एक भावना है, आरएसएस एक समुंदर है। ये वामपंथी वाले चीन को अपना गुरु मानते हुए वामपंथी वाले हमने आरएसएस के बारे में क्या कहेगा? बंगाल में सामंतवाद खत्म कर दिया। अरे बंगाल में तो पूरा बंगाल का पीढ़ियों आपने खत्म कर दिया। आपके वामपंथी लीडर का लड़का लड़की इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, और आपने आम आदमी को इंग्लिश पढ़ना बंद कर दिया बंगाल में। इसीलिए आप बैंकों को बेच रहे हो, रेलवे के सरकारीकरण को आगे किसने बढ़ाया? आप रेलवे को बेच रहे हो। इसका रिटर्न गिफ्ट बंगाल वाले ने दे दिया ना, जीरो कर दिया ना आपको। दिनेश जी, बंगाल से रिटर्न गिफ्ट मिल गया ना, जीरो बन गए ना आप वहाँ पे। पेट्रोल डीजल के महंगे दाम कर रखते हैं, सरसों के तेल को 200 रुपए किलो ले गए, इसलिए बोलते रहोगे आप। जनता ये झूठ के पराकाष्ठा, ये जनरेशन नहीं सुनता है, ये नया भारत है दिनेश जी, झूठ यहाँ पे नहीं चलता है। आपने के साथ बात कीजिए। आपको कुल पूरे देश में 40%, 60% वोट अभी भी आपके खिलाफ। ठीक है, मानव जायसवाल, फिर उसके बाद लास्ट कमेंट संगीत रागी। देखिए, आज हम देश को अवगत कराना चाहते हैं जिस तरीके से पूरे देश में जो पीड़ा चल रही है, लोगों को बेरोजगारी, महंगाई अपरंपार है, और यहाँ जो अंधी और बहरी सरकार जो है उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। ये हवाई बातें करेंगे, हो करेंगे। आज इतना बड़ा चीज हो रहा है, पूरे देश को जिस तरीके से विश्व पटल पर यूनेस्को के द्वारा लाया जा रहा है, बंगाल के दुर्गा पूजा को मनाया जा रहा है, इसमें भी इनको आपत्ति है। इनको भी क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। आपको क्रेडिट लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। पूरे विश्व में जिस तरीके से बेरोजगारी हमारे देश में है, इसका क्रेडिट आप ले लीजिए। आज एक देश है जहां पे एक महिला को रेपिस्ट लोगों को सजा हो जाती है, और आप हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन उसको माला पहनाते हैं, उन लोगों को, अपराधियों को। ये देश है हमारा। आज हमारी बेटी चाहे अंकिता हो, चाहे वो बिल्किस बानो क्यों ना हो, मेरे लिए तो, हमारे देश के लिए तो हर वो बेटी निर्भया है। जिस तरीके से हो रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिस तरीके से डबल इंजन सरकारों में है, इसको तो आप कहीं झुकला नहीं सकते। एनसीआरबी का डेटा आता है। कहाँ हैं हम? कौन से देश की कल्पना आप कर रहे हैं? और कौन से ये लोग हैं, कहाँ के लोग हैं जो बीजेपी के नेतागण हैं, सौरभ सिकदर जैसे लोग? कौन है ये लोग? ये किसकी इज्जत करना चाहते हैं?
ये क्या अपने पावर के लिए, अपनी इच्छा के लिए वही तो दूसरों को वही तो मरवाने सवाल तक पे में भी जनता believe पूछते हैं करना सर। फिर चाहते उसी हैं। आइडियोलॉजी को तो सर कहीं ना कहीं उसी आइडियोलॉजी को जो सर उसी आइडियोलॉजी के लिए जो है फिर जब आप सॉफ्ट दिखते हैं तभी तो ये सवाल कहीं खड़े होते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया।